लोकसभा चुनाव के बाद अब देश के 4 राज्य विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव जीतने वाली बीजेपी की ये पहली बड़ी परीक्षा है। चुनाव के बाद कैसे बदलेगी इन राज्यों की सूरत? एबीपी न्यूज पर पेश है घोषणा पत्र। नमस्कार। महाराष्ट्र की सियासत का एक यक्ष प्रश्न रहा है कि बाला साहब ठाकरे के बाद कौन? इस सवाल का महाराष्ट्र की जनता को आंशिक जवाब तो मिल गया है, मगर इसमें दो राय नहीं है कि बाला साहब की जो करिश्माई शख्सियत के कुछ अंश एक शख्स में मौजूद हैं और उनका नाम है राज ठाकरे। खासकर वो जिस तरह से उनकी अदायगी थी, जिस तरह से वो लोगों से इंटरैक्ट करते थे। मगर यह भी सच है कि राज ठाकरे इस वक्त एक सियासी दोराहे पर भी हैं। लोकसभा चुनावों में सेटबैक के बाद राज ठाकरे के लिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव न सिर्फ चुनौती का सवाल है, बल्कि अपने आप में कई प्रश्न खड़े कर रहे हैं। आज घोषणा पत्र में मेरे साथ मौजूद हैं खुद राज ठाकरे साहब। उन्हें मंच पर आमंत्रित करने से पहले आइए देखते हैं उनके जीवन पर यह रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा चेहरा, भीड़ खींचने वाला बड़ा नेता, मुंबई के युवाओं में हीरो की इमेज। उम्र 46 साल, मुंबई में जन्म, बाल ठाकरे के भतीजे, बाल ठाकरे की तरह ही कार्टून बनाने का शौक, शिवसेना से राजनीतिक शुरुआत। राज ठाकरे को बचपन में स्वर राज ठाकरे के नाम से लोग पहचानते थे। राज के पिता श्रीकांत ठाकरे संगीतकार थे और उन्होंने ही राज का नाम स्वर राज रखा था। राज ठाकरे ने तबला, गिटार और वायलिन बजाना भी सीखा था, लेकिन राज की किस्मत में संगीत नहीं, सियासत लिखी थी। शिवसेना में राज ठाकरे का कद बाल ठाकरे के बाद था। उन्हें बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता था, लेकिन बाल ठाकरे ने जब पार्टी की कमान बेटे उद्धव को सौंपी तो उसके कुछ साल बाद ही राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी। साल 2006 में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। 2009 के लोकसभा चुनाव में एमएनएस ने 12 सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी नहीं जीती। 2009 में ही विधानसभा चुनाव में एमएनएस को 13 सीट मिली। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी राज की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। राज ने भी अपनी राजनीति की शुरुआत पर प्रांतियों के मुद्दे पर की। मराठी भाषियों की लड़ाई लड़ने वाले राज ठाकरे के निशाने पर अक्सर उत्तर भारतीय रहे। छठ पूजा उसके घर के बाहर आके करेंगे हम लोग। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे जो कोई राजनीति करता है। लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे की पसंद नरेंद्र मोदी थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में वही मोदी अब राज के निशाने पर है। राज ठाकरे के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती है 8 साल पुरानी अपनी पार्टी को महाराष्ट्र चुनाव में बुलंदी पर पहुंचाने की। और हमारे बीच राज ठाकरे साहब हैं। राज जी, आपसे गुजारिश है कि आप मंच पर आएं और सबसे पहले आपके जरिए हम जानना चाहेंगे कि जनता एमएनएस पर विश्वास क्यों व्यक्त करे। अपनी बात जरूर रखिए सर। नमस्कार। आज इस घोषणा पत्र में दूसरी बार मैं आ रहा हूं और मराठी में एबीपी माझा पे मेरी जो अभी इसी तरह की जो इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें जो विषय था वो मैंने जो ब्लूप्रिंट बनाई है महाराष्ट्र की, वो विषय था, इसलिए मैं कुछ वहाँ पे बोल सका मैं। लेकिन अभी इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर अगर मुझे कुछ बात करनी है तो मुझे लगता है कि अगर आपसे सवाल आ जाए तो ही मैं कुछ बात कर सकूँगा, क्योंकि अगर बात करनी है तो मैं भाषण भी दे दूंगा यहाँ पे, पूरा
तो मुझे भाषण नहीं करना है, मुझे आपके सवालों के जवाब देने हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपके सवाल शुरू करें और मैं जवाब दे सकूं। बहुत ही उम्दा ख्याल है राज साहब। और आप बिल्कुल मुझे सिर्फ कटहरे में खड़िया मत कीजिए। कोई गुनहगार नहीं हूं मैं। तो जो भी सवाल है आपको, आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। राज साहब आप आए, स्थान ग्रहण करें और इस माइक का प्रयोग कीजिएगा। तो आइए अब रुक करते हैं हमारे इस कार्यक्रम के पहले हिस्से का और जानते हैं कि क्या एमएनएस 5वें नंबर के लिए चुनाव लड़ रही है। क्या एमएनएस 5वें नंबर के लिए लड़ रही है? देखिए, ये सारी निराशा बोल रही है। राज ठाकरे जी की इसी प्रकार के वक्तव्य उन्होंने लोकसभा के समय भी दिए थे और जनता ने उनकी क्या हालत की ये उन्होंने देखा है। अगर वो भूल गए होंगे तो जनता वापस उनकी वही हालत करेगी। उनका नाम मैंने सीएम पद के लिए मैंने सुना तो मुझे बहुत रोने के लिए आ गया, क्योंकि अगर राज ठाकरे जी अगर सीएम बनेंगे तो पूरा महाराष्ट्र जला देंगे और वो बुझाने का काम मुझे करना पड़ेगा। राज ठाकरे जी हर नेता की टिंगल करते, हर नेता की नकल करते हैं। ऐसे नकल करने वाले नेता ने नाटक में काम करना चाहिए। तल्ख तेवर। मगर इस चिंता के पीछे एक वजह है कि क्या आप 5वें नंबर के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि आपका वोट प्रतिशत गिरा है राज साहब। आपके विधायकों ने आपको छोड़कर गए हैं और अगर इस वक्त आपको एक मौका दिख रहा है तो उसकी वजह यह है कि अब मुकाबला जो है फाइव कॉर्नर्ड हो गया है और अगर ऐसा ना हुआ होता तो आपके लिए और मुश्किल की स्थिति होती। क्या कहेंगे आप? इसका जवाब थोड़ा लंबा है। पहली बात तो यह है कि जब ये सारी पार्टियां एक साथ थी 2009 में, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना भाजपा, तब मेरी 13 सीटें आई हैं। तब जब लोकसभा इलेक्शन जब हुई थी तब मेरे जितने उम्मीदवार थे उनको 1 लाख के ऊपर, 1.5 लाख के ऊपर, 2 लाख के ऊपर वोट मिले थे। और उसके बाद जब विधानसभा इलेक्शन आई थी तब मेरी 13 सीटें चुन के आई थी। और उस वक्त की अगर वोटिंग परसेंटेज अगर आप देखेंगे, मुझे पहले ही इलेक्शन में मुझे पार्टी के लिए सिंबल भी मिला है, जो बाकी किसी पार्टी को मिला नहीं था आज तक। यानी अगर देखा जाए तो 66 में शिवसेना का जन्म हुआ था और उनको पार्टी सिंबल 89 में मिला और मेरी पार्टी 2006 में शुरू हुई और 2009 में मुझे पार्टी सिंबल मिला। अब बात रही लास्ट लोकसभा इलेक्शन की, 2-3 चीजें हैं उसमें। अगर सचमुच में देखा जाए तो मैं वो लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं था, मुझे नहीं लड़नी थी। और सचमुच में मुझे उस वक्त लग रहा था कि नहीं, मैं नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करूंगा। लेकिन देखिए, पार्टी जब चलती है तब बहुत सारी चीज़ें उसके बीच में होती है, बहुत सारे लोगों का सुनना समझना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। और उस वक्त मैंने मालूम नहीं, लेकिन मेरे मन में नहीं था, फिर भी मैंने एक डिसीजन ले लिया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। उस इलेक्शन में क्या हो सकता है उसका एक अंदाजा था मुझे। अगर उस लोकसभा इलेक्शन की अगर बात करें तो उस लोकसभा इलेक्शन में पूरे देश में किसी उम्मीदवार को वोट नहीं मिला है, वो वोट नरेंद्र मोदी जी को मिला है। किसी वोटर को मालूम नहीं था कि मैं किसको वोट कर रहा हूं, उनको सिर्फ वोट करना था, मुझे मोदी को वोट करना है। मुझे लगता है जो स्थिति महाराष्ट्र में थी वही स्थिति बाकी राज्यों में भी वही स्थिति होगी कि जो लोग वोटिंग करने के लिए कतार में जो खड़े थे वो सिर्फ इतना ही बोल रहे थे, उनको नहीं मालूम था उम्मीदवार कौन है, बस मुझे मोदी को वोट करना है। अगर देखा जाए तो वो लास्ट लोकसभा इलेक्शन, पहली बात मैं डिसइंटरेस्टेड था। अगर उस वक्त के मेरे भाषण भी अगर आप देखेंगे तो उस भाषण में भी आपको पता चलेगा। यानी लोकसभा के मेरे भाषण निकाल के देखिए और अभी के विधानसभा के भाषण आप निकाल के देखिए। एक चीज होती है कि जब आप लोगों के सामने जाते हैं, कन्विक्शन होता है, कन्विंस होते हैं आप। जब कोई चीज अगर आप और हर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये हुआ है कि कभी फेलियर आया है, कभी अप डाउन्स तो होते रहते हैं। यानी मुझे याद है वो जब इंदिरा जी की जब हत्या हुई थी
और उस वक्त जो इलेक्शंस हुए थे उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली थी। तो एक होता है कि एक पॉलिटिकल रेफरेंसेस आपको अगर याद रहते हैं तो आपकी आगे लड़ने की ताकत और बढ़ती है कि अगर कुछ पीछे की अगर चीज़ें अगर आपको याद है तो वो आपको हौसला आपका बढ़ाती है जी। उस वक्त अटल जी का एक स्टेटमेंट मैं कभी भूलूंगा नहीं कि जब 2 सीटें आई थी तब अटल जी ने कहा था कि अभी इससे नीचे हम लोग नहीं जा सकते और उसके ऊपर वो नहीं जा सकते। तो मुझे लगा कि अभी लोकसभा इलेक्शन में जो हुआ उसके नीचे नहीं जा सकता मैं। मगर आपको नहीं लगता राज साहब, इससे पहले कि मैं पहला सवाल लूं, कि एट अ हाइंडसाइट, तीसरी बात, हाँ, जो आपने जो सवाल मुझे दिखाया जी, पहली बात उसमें है कि 5 पार्टियां लड़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि 5वें नंबर पे मैं हूं। यानी ये सवाल ही गलत है कि 5 नंबर के लिए लड़ रहे क्या, तो बाकी पार्टियां की कौन से नंबर के लिए लड़ रही है? हर एक पार्टी आगे जाने के लिए लड़ती है, कुछ करने के लिए लड़ती है। तो कोई ये ऐसे नहीं होता कि मैं 5वें नंबर के लिए या तीसरे नंबर के लिए, ऐसी थोड़ी होता है कभी। यानी मैं अगर आपको एक आपका सवाल पूछूं कि इतने सारे टेलीविजन चैनल्स आ रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद 5वां, तो अगर मैं आपको पूछूं कि आपके लिए कौन सा नंबर है, आप क्या 5वें नंबर के लिए काम कर रहे हैं या 6ठे नंबर के लिए काम कर, ऐसे नहीं होता ना। आप जिस तरह से काम करते हैं उस परफॉर्मेंस के ऊपर आपका टीआरपी होता है, वैसे ही हमारा है। चलिए पहला सवाल। नमस्कार, मेरा नाम दिबांग है। जी। एक तो आपने जो जवाब दिया उससे मुझे ध्यान आया कि एक बच्चा घर आया, उसने कहा पापा मैं सेकंड आया हूँ, रेस हुई थी आज। तो पापा ने कहा बहुत बढ़िया बात है। पूछा कितने लोग दौड़ रहे थे, बोले सिर्फ 2 ही लोग दौड़ रहे थे। तो मतलब 5वें, आप कह रहे हैं कि 5वें के लिए तो आप कुछ नहीं करेंगे तो भी 5वां नंबर तो आ ही जाएगा आपका। यहाँ तो आप बात 5वें की नहीं है ना जी, बात 5वें की नहीं है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही है, लोगों के सामने अपने मैनिफेस्टो रख रही है, अपने विचार रख रहे हैं, ये लोगों के हाथ में है ये सारी चीजें। चलिए, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि पिछली बार आप चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे। इस बार भी एक ही मिनट, जिस पार्टी का जिसके बाद जन्म होता है वो थोड़ी नंबर होता है उसका। हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने कहा आप डिसइंटरेस्टेड थे, आपका रुचि नहीं थी पिछला चुनाव लड़ने में। जी। इस बार भी मामला क्या है? आपने कहा कि आप चुनाव लड़ेंगे, आपने क्यों कहा आप चुनाव लड़ेंगे, फिर आप लड़ नहीं रहे हैं? जी देखिए, मैंने वो घोषणा की थी और जब मैंने वो घोषणा की तब पार्टी में ही बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको ये सारी चीजें करनी है। उस वक्त का माहौल अगर देखा जाए, जो इलेक्शन के बाद एक माहौल होता है और उसमें अपनी अपनी पार्टी को एक ऊर्जा देना, एक उनको जब डिमोरलाइज होते हैं बहुत बार, डिफीट के बाद होता है, तो उस वक्त उनको एक तरह से कुछ आगे लेके जाना या उनको एक होप दिखाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने वो निर्णय लिया। लेकिन वो निर्णय लेने के बाद मुझे लगा कि जब इलेक्शंस आएंगे तो सारी चीज़ें मेरे ऊपर ही आएंगी। देखिए, बात ऐसी है कि आप मुझे पूछेंगे कि पहले क्यों नहीं सोचा। हर एक आदमी पहले सोचता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उस वक्त उसे लगता है कि नहीं बाबा अभी नहीं, ये समय नहीं है, इन सारी चीज़ों के लिए बाद में लड़ भी सकता हूँ। यानी कल अगर आप मुझे बताएं कि अगर मेरी पार्टी को अगर बहुमत मिलता है या मेरी पार्टी में कुछ लोग वोट करके मेरी जितने उम्मीदवार है वो ज़्यादा से ज़्यादा चुन के आते हैं और अगर मेरे हाथ में कुछ आ जाए, तब मैं बैक सीट पे बैठ के तो राज नहीं करूंगा, मैं फ्रंट पे आके राज करूंगा। और जब मैं फ्रंट पे आऊंगा तो उसकी जो प्रोसीजर होती है कि मुझे चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा उस वक्त। से करते थे और असली सत्ता जो आजकल होती है बैक स्ट्रीट पे होती है, चाहे वो 10 नंबर जनपद हो, चाहे नागपुर हो। और बाल ठाकरे साहब भी वो रिमोट वाला काम नहीं करेंगे आप? देखिए, आज स्थिति वैसे नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ करके दिखाना है, हर वक्त देखिए, हर वक्त कुछ एक पर्सनालिटीज होती है जिसमें से आप कुछ चीज़ें आप लेते हैं। जैसे बाला साहब से कुछ चीज़ें ली मैंने, कुछ अटल जी से ली। हम लोग देखते रहते हैं कि भाई कुछ चीज़ें जो अच्छी रहती है हम लोग लेते हैं कि भाई अच्छी चीज़ है। सो हर एक चीज़ उनकी तरह करनी ज़रूरी नहीं है ना।
एक मेरा भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होगा उस बारे में, सो वो पॉइंट ऑफ व्यू में मैं रख रहा हूं और जब उसका समय आएगा तब मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्या कहीं ना कहीं इसके पीछे एक वजह ये तो नहीं थी कि आपने चुनाव न लड़ने का फैसला किया कि खुद में विश्वास कम हो गया या हार की आशंका थी? आपको लगता है ऐसे महाराष्ट्र में? नहीं, मैं बताइए, आप बताइए कि आपको लगा कि आपको खुद में विश्वास कम हुआ आपका, या हार का डर था? देखिए, एक आदमी अगर उसके एमएलए इतने सारे चुन के ला सकता है, वो खुद डरेगा। मगर स्थितियां बदली, उनमें से आपको कुछ विधायक आपको छोड़ के भी गए। अरे एक विधायक छोड़ के गया। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिले, एनसीपी कांग्रेस से लेने पड़ रहे हैं। और जो विधायक मेरा गया है, अच्छा हुआ वो गया। कुछ ऐसे होता है ना कि आपके मन की बात सामने वाला सोच लेता है, तो वैसे कुछ बात हो गई। चलिए अगला सवाल। आपने अभी कहा हमें कि लोकसभा के चुनाव के पहले आप मोदी को पसंद करते थे और चाहते थे। आज भी कर रहा हूं। बिल्कुल। पर आपने ये भी विधान दिया था कि मोदी और भाजपा अलग है। आपको लगता है कि वाकई में मोदी और भाजपा अलग है? और जब मोदी ने 30 रैली करने का महाराष्ट्र में सोचा, तब आपका पूरा फोकस मोदी की तरफ हो गया? नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए, वो पार्टी उनकी है, क्या और कुछ है? कहते हैं कि मोदी फोबिया है आपको। नहीं, भाजपा वाले, देखिए, भाजपा वालों को उनके चेहरे के बिना वो लड़ नहीं सकते, तो वो कुछ बात ना करे उसके ऊपर। जब नरेंद्र मोदी जी की पहली रैली जब महाराष्ट्र में हुई तो उन्होंने कहा कि अगर गोपीनाथ मुंडे अगर आज होते तो मुझे महाराष्ट्र में प्रचार करने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब उन्होंने ही महाराष्ट्र की उनकी जो लीडरशिप है उनकी औकात निकाली कि तुम्हारा चेहरा दिखा के वोट नहीं मिल सकते, मुझे ही आना पड़ेगा। यानी लोकसभा के लिए भी वही थे, अभी विधानसभा के लिए उन्हीं का चेहरा वो दिखा रहे। महाराष्ट्र के किसी जो उनके जो नेता है उनका चेहरा दिखा के तो वोट मिलने वाले है नहीं, क्योंकि चेहरा है ही नहीं उनके पास। और बात रही कि मोदी जी की सभाओं की, वो 30 सभा लें या 50 सभा लें, मुझे उससे क्या लेना देना है। लेकिन इन सारी चीजों में जब वो बात करते हैं या उनकी जो कृति होती है, कि जैसे कि देखा जाए बीच में वो आनंदीबेन उनकी सीएम यहाँ पे मुंबई में आई थी, क्या स्टेटमेंट किया कि मुंबई और महाराष्ट्र के जितने जो उद्योगपति हैं यहाँ क्या कर रहे हो, क्या रखा है यहाँ पे, आइए गुजरात में। मैं चाहता हूं कि हमारे पंतप्रधान प्रधानमंत्री देश के, वो देश के हो, किसी राज्य के ना हो। जब वो आप मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब वो ठीक है, वो गुजरात चल रहा था आपका, और वो होना भी चाहिए। लेकिन जब आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुझे लगता है कि हर एक देश के आदमी को लगना चाहिए, हर एक स्टेट के आदमी को लगना चाहिए ये हमारा प्रधानमंत्री है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जब अपने इंदिरा जी थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, कभी ऐसे लगा नहीं कि ये किसी प्रांत के हैं, ऐसे लगा कि ये हमारे देश के हैं। आज वो फील क्यों नहीं आ रहा है? वो जिस तरह से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने किया था गुजरात में, मुझे लगा कि भाई इस तरह का एक आदमी चाहिए जो प्रधानमंत्री बने और इस देश की डोर संभाले, इस देश को संभाले। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बनने के बाद, यानी एक एग्जाम्पल देता हूं कि महाराष्ट्र में एक नेवल की एक जमीन है, 250 एकड़ जमीन एक्वायर की थी। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो वो जमीन जो है उन्होंने रद्द कर दी और वही प्रोजेक्ट उन्होंने वो पोरबंदर लेके गए। मुझे रद्द करने से नहीं, मुझे ये बात है कि अगर वो रद्द करके अगर तमिलनाडु में लेके जाते या केरला में लेके जाते, बराबर है, तो मैं मानता कि भाई ठीक है, एक स्ट्रैटेजी कुछ होगी। लेकिन जब आप यहां से एक प्रोजेक्ट निकाल के अगर आप गुजरात में लेके जाते हैं, तो अभी तक आप प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आपका गुजरात प्रेम तो जा ही नहीं रहा है। जब आप अमेरिका जाते हैं और अमेरिका जाने के बाद, वो होशियार देश है, उनकी जो राष्ट्राध्यक्ष है वो आपको आके मिलते और बोलते केम छो प्राइम मिनिस्टर। हमारे देश की प्रधानमंत्री की छवि क्या है बाहर? गुजराती प्राइम मिनिस्टर। ये बिल्कुल मैं पसंद नहीं करूंगा। जिस तरह से वो काम करते हैं, मैं आज भी नरेंद्र मोदी जी को पसंद करता हूं कि वो उस तरह से काम करे, लेकिन गुजरात के प्रधानमंत्री बनकर वो इस देश में काम नहीं कर सकते। आपको लगता है कहीं आपने गलती कर दी उनका
समर्थन देके बिल्कुल उनको नहीं, समर्थन बिल्कुल देके। नहीं। मैंने जो कहा अभी तो पूरी साफ बात की ना। चलिए, केम छो पूछा तो क्या उनको पूछना चाहिए था कसा है प्रधानमंत्री? नहीं, आप क्या? हाँ, एक मिनट, आप गुजराती है? नहीं, मैं हिंदी भाषी हूँ। नहीं, बात ऐसी है कि किसी भी भाषा का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। प्रधानमंत्री अगर बनना है तो इस देश का बनना चाहिए। कल अगर मराठी पंतप्रधान होता और उसको भी अगर ओबामा पूछते मराठी में, मुझे ठीक नहीं लगता। भले वो मराठी हो या पंजाबी हो या गुजराती हो या तमिल हो या किसी भी प्रांत का हो, जब प्रधानमंत्री बनता है तो इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हम लोग जब महात्मा गांधी जी को देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल को देखते हैं, तो गुजराती कब बन के नहीं देखते। हम लोग जब अपने लोकमान्य तिलक को देखते हैं तो क्या मराठी नहीं देखते? सुभाष चंद्र बोस को देखते हैं तो क्या हम लोग बंगाली देखते हैं क्या? इस देश का प्रधानमंत्री है, वो देश का होना चाहिए। चलिए, चूंकि राज साहब ने प्रधानमंत्री मोदी का मुद्दा छेड़ ही दिया है, तो यहीं पर आता है हमारा दूसरा सवाल। मोदी अचानक आपके निशाने पर कैसे? जपानला गेले, तिकडनं सांगितलं काय, मी बुलेट ट्रेन आणीन. कुठे पण बुलेट ट्रेन आणण्याचा विचार काय? तर म्हणे मुंबई ते अहमदाबाद आम्ही बुलेट ट्रेन आणीन. कोणाला जायचंय तिकडे? करायचं काय तिकडे अहमदाबादला? डोकळा खाऊन परत रिटर्न तिकीट काढून परत यायचं? काय करायचं काय? त्यावेळेला ओबामा नरेंद्र मोदींचं स्वागत काय करतात? केम छो मिस्टर प्राईम मिनिस्टर, केम छो. काय राष्ट्रभाषा आहे? म्हणजे आमच्या पंतप्रधानांची ओळख भारताचे पंतप्रधान म्हणून आहे जगात की गुजरातचे पंतप्रधान म्हणून आहे जगात? मिठाई पाठवली, त्यांनी बॉम्ब पाठवले, इकडे आमचे जवान शहीद होत आहेत आणि आमचे पंतप्रधान महाराष्ट्रामध्ये प्रचार करतायत. पंतप्रधान कार्यालय आमचं बंद, 10-15 दिवस बंद का? हरियाणा आणि महाराष्ट्राच्या प्रचारामध्ये पंतप्रधान गुंतलेले आहेत. राज साहब, आपने बहुत अच्छे से वजह गिनाई कि क्या वजह थी कि आपने लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन किया, मगर आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर आपके लिए आत्मघाती साबित हुआ? क्योंकि नुकसान हुआ आपको उसका, पॉलिटिकली आपको नुकसान आत्मघाती साबित हुआ? पहले स्टेटमेंट करेक्ट करता हूं, मैं आज भी उनका प्रशंसक हूं, ऐसी बात नहीं है। मुझे सिर्फ लगा कि उनको इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। उस आदमी की कैपेसिटी के ऊपर, क्रेडिबिलिटी के ऊपर मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। मुझे लगता है कि आपको देश संभालना चाहिए। अभी जैसे मैंने कहा कि आज वहां से पाकिस्तान से फायरिंग हो रही है, यानी जब आपने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, तो कांग्रेस गवर्नमेंट जब था तब भी हमारे जवान शहीद हो रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी का जब आज बदल के जब उनका गवर्नमेंट आया, तभी भी हमारे जवान शहीद हो रहे। तो इसका मतलब गलती की आपने उन्हें समर्थन करके, क्योंकि हालात वही हैं। देखिए, जब गवर्नमेंट आया और गवर्नमेंट आने के बाद मुझे लगता है नितिन गडकरी ने कुछ एक बात कही थी कि अभी कांग्रेस का गवर्नमेंट नहीं रहा है, अभी हमारा गवर्नमेंट आया है, पाकिस्तान ने अगर कुछ ऐसी हरकत की तो उसका जवाब हम लोग देंगे। याद है? दीजिए। नहीं, मगर मेरा सवाल जुदा था। मैंने कहा कि उस बात की पृष्ठभूमि में क्या आपने गलती की मोदी जी को समर्थन करके, क्योंकि हालात वही हैं आप ही के लॉजिक से? नहीं, अभी मैंने गलती की या देश ने गलती की? बात ऐसी है, जो देश की भावना थी वही मेरी भावना थी, और बात उनको देश को देखना चाहिए ये क्या चल रहा है यहां पे। वहां पे पाकिस्तान हमला कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री यहां पे महाराष्ट्र और हरियाणा में दिन के 4-4, 5-5 सभाएं ले रहे हैं। इलेक्शन के लिए कितना खर्चा किया हमें सवाल पूछे जाते हैं, और ये जब कैंपेन के लिए आते हैं तो सरकारी खर्चे से आते हैं, गवर्नमेंट का प्लेन यूज कर रहे हैं, वो खर्चा कहां दिखाएंगे? तो पार्टी के लीडर कैंपेन कर रहे हैं या प्रधानमंत्री कैंपेन कर रहे हैं? अगर पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे हैं तो पार्टी के लीडर बन के कैंपेन करना चाहिए, उनको ये फैसिलिटीज नहीं मिलनी चाहिए। आज उनका जब प्लेन आता है प्रधानमंत्री का, उनका जब हेलीकॉप्टर यहां पे महाराष्ट्र में, मुंबई में, कहीं और जगह पे उतरता है, तब बाकी सारी जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है वो घूमते रहते ऊपर। ये तो उम्मीद नहीं थी। चलिए अगले सवाल का रुख करते हैं राज साहब।
राज साहब, आपके पूरे, मैं अशोक वानखड़े हूँ, एबीपी से जुड़ा हूँ। पूरे जो अभी तक जो वार्तालाप हुआ उससे मुझे ऐसा लगता है कि मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद अटर फेल्योर रहे, किसी भी फ्रंट पे सक्सेस नहीं पा पाए। तो क्या मोदी का आकलन करने में आप कहीं ना कहीं फेल हुए? और यदि और दूसरी बात, एक दूसरा भी सवाल है मेरा, आज आपने केसरिया रंग का कुर्ता पहना है, क्या राज ठाकरे भी मराठी और अब हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं? अरे ऐसे थोड़ी होता है। कुछ तो पहना है। इसमें कलर की क्या बात आ गई? नहीं, मगर सवाल था मराठी अस्मिता, और क्या मोदी पर हमला इसलिए क्योंकि एक अंडरकरंट है मराठी बनाम गुजराती? नहीं, देखिए, समाज की बात नहीं है इन सारी चीजों में। बात यह है कि जिस तरह से घोषणाएं हो रही हैं, जिस तरह से अभी जैसे आनंदीबेन ने आके जिस तरह से बात की यहाँ पे, जिस तरह से जो मैंने अभी बातें की कि एक नेवल की जमीन है वो आप पोरबंदर लेके गए, और देखिए प्रधानमंत्री के लिए सारे जितने राज्य हैं वो समान होने चाहिए। जैसे अपने बच्चे होते हैं कि एक अच्छा एक बुरा, ऐसे तो नहीं होता ना। तो जब प्रधानमंत्री आके अगर बात करेंगे कि मैं महाराष्ट्र को गुजरात से आगे लेके जाऊंगा, ये गलत चीज है। पहली बात तो यह है कि महाराष्ट्र गुजरात से आगे ही है, तो इससे क्या आगे लेके जाएंगे? वो तो पहले से ही आगे है। लेकिन जब आप बात करते हैं कि मैं इस स्टेट को इस स्टेट से आगे लेके जाऊंगा, मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं शोभा देता। उनको तो सारे जितने राज्य हैं उनको बड़े करने हैं, उनको प्रोत्साहन देना है। और जब मैंने जब लोकसभा में वो कहा था कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो प्रधानमंत्री बनने के बाद वो ध्यान दे उत्तर प्रदेश के ऊपर, बिहार के ऊपर, झारखंड के ऊपर, कि जहां पे लोगों के लिए काम नहीं है, लोगों को काम नहीं, वहां से लोग राज्य को छोड़ के बाहर के दूसरे स्टेट्स में आ रहे हैं। अगर वहां पे अगर काम आ जाए, वो जो स्टेट्स है उनको अगर आपने बड़ा कर दिया, तो मुझे लगता है, देखिए बात ऐसी है, हर एक स्टेट अपना अपना अगर काम करे और अपने अपने स्टेट को अगर बड़ा करे, मुझे लगता है उससे देश ही बड़ा होगा ना। जी, अगला सवाल। राज्य, कहीं ऐसा तो नहीं है नासिक के मैं दैनिक भास्कर से विनोद यादव, नासिक के प्रति आपका प्रेम जग जाहिर है, वहां पे बीजेपी ने एमएनएस का साथ महापौर बनाने के लिए इस बार छोड़ा। एक दूसरा विषय ऐसा है कि लोकसभा इलेक्शन में एक तरफा गुजराती समाज के लोग किसी पार्टी के साथ में जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको चुभ रही है कि गुजराती समाज जा रहा है, इसलिए मोदी आपके निशाने पे? आपको क्या लगा गुजराती समाज जा रहा है? मराठी लोगों ने वोट नहीं किया, तमिल लोगों ने वोट नहीं किया, उत्तर भारतीयों ने वोट नहीं किया। आज तक उत्तर प्रदेश में इतनी कभी सीटें बीजेपी की आई है क्या? इसका समाज से क्या संबंध है? इसका व्यक्ति से संबंध है। जी, अगला सवाल। राज्य, मेरा नाम डॉक्टर बोधिसत्व है। पिछले किसी वक्तव्य में आपने बोला था कि आप महाराष्ट्र के एक ही मिनट, माफ करना, हम लोग मोदी जी के आगे जाएंगे ना? अब जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जा चुके, मोदी जी के आगे जा चुके हैं। आपने कहा था कि महाराष्ट्र के विकास के लिए आप मुख्यमंत्री पद स्वीकार करेंगे। जी, शायद पिछले घोषणा पत्र में आपने बोला था। जी। मेरा सवाल है कि क्या वो सपना आपका अभी भी बना हुआ है, क्योंकि चुनावी स्थितियां काफी बदली हुई हैं? दूसरा ये कि क्या वो सपना पूरा करने के लिए आप जो परप्रांतीयों के साथ एक दुर्व्यवहार वाली पॉलिटिक्स थी आपकी, उसको अभिनंदन की पॉलिटिक्स में बदल चुके हैं? देखिए, आपका प्रॉब्लम क्या है मालूम है आप लोगों का? आप मराठी नहीं समझते, और जो मराठी आपको समझ में आती है वो हिंदी चैनलों से समझ में आती है, जहाँ पे आड़े टेढ़े मेरे जो जवाब होते हैं उसको आड़े टेढ़े बना के आप सामने रखते हैं, इसलिए आपको गलतफहमियां होती है। अगर मैं जो मराठी में कहता हूं अगर वो आप ठीक से समझ ले तो आपको पता चलेगा बात समाज की नहीं है, बात राज्य की है। कल अगर उत्तर प्रदेश में अगर काम है और वहां से अगर बाहर से लोग आएंगे, उनको अगर काम मिलेगा, और उत्तर प्रदेश के युवकों को अगर काम नहीं मिलेगा, तो वहां पे तो अनरेस्ट तो पैदा होगा ही। आपको मैं मेरे पास एक आर्टिकल है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो मैं बोल रहा हूं, यही भाषण, यही सवाल, यही बात इंदिरा जी ने लोकसभा में की थी कि एक प्रांत से दूसरे प्रांत में अगर लोग जाते रहेंगे तो उस प्रांत में अनरेस्ट बढ़ेगा। ये इंदिरा जी का लोकसभा का भाषण है, लोकसभा में किया हुआ भाषण है।
नहीं, मगर आरोप यह है कि उस अनरेस्ट को प्रायोजन आप कर रहे हैं, वो अटैक्स आप करवा रहे हैं, यही वजह है। ये फर्क है इन दोनों चीजों। बात ऐसी है, जो सच्चाई है वो मैं बात करता हूं। अगर वो सच्चाई को अगर आप कॉन्फ्लिक्ट समझ रहे हैं या मैं किसी समाज के ऊपर मैं कुछ आरोप कर रहा हूं या ऐसे समझ रहे हैं, तो आपकी वो समझ है, मेरी समझ नहीं है वो। चुनाव में आपने क्या उत्तर भारतीयों को विधानसभा के टिकट दिए हैं और आप उनको प्रमोट करके अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं? मेरा सवाल ये है। बिल्कुल नहीं। अगर आप अखिलेश की बात कर रहे हैं तो मैंने एक सीट दी है। वो जो लड़का है वो लॉयर है, और जब मेरा आंदोलन चल रहा था, मेरी जो भूमिका है उत्तर भारतीय होने के बाद भी उसको समझ में आई कि राज ठाकरे क्या बोल रहे हैं, और उत्तर भारतीयों को वो समझा रहा था कि राज ठाकरे एग्जैक्टली क्या बोल रहा है। क्या उस एक जो आपका कैंडिडेट है, उसके अलावा आपकी बात को और कोई नहीं समझ रहा है? दूसरा कोई आया नहीं। अगर आप आते आपको भी देता। चलिए इसी बहाने अब हम रुक करते हैं अपने अहम सवाल का। चलिए दिबांगी कुछ पूछना चाहते हैं, 1 मिनट। मोदी पर मेरा आखिरी सवाल है। पक्का? आप बिल्कुल, आप मुझे पक्का लगता है ना? हाँ, आप बहुत बेदर्द इंसान हैं राज ठाकरे। ऐसे मेरी वाइफ भी बोलती है। आपको मोदी का धन्यवाद करना चाहिए। क्या? जो मोदी का आपको धन्यवाद करना चाहिए। जो काम बाल ठाकरे नहीं कर सके वो मोदी कर रहे हैं। मोदी की वजह से आपकी एक तरीके से दोस्ती दिखाई दे रही है उद्धव ठाकरे से। 2 भाई अब फिर करीब आ रहे हैं, आपको धन्यवाद करना चाहिए। देखिए, अभी मैं मुंबई में हूं, वो कहाँ विदर्भ में है, कहाँ आ रहे हैं हम लोग साथ में। चलिए, क्योंकि इसी से जुड़ा दिबांग, इसी से जुड़ा मेरा तीसरा सवाल है, और वो तीसरा सवाल यहां पर यह है कि क्या चुनावों के बाद राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाएंगे? उद्धव से हाथ मिलाएंगे? एवढा सगळा अपमान केल्यानंतर देखील केंद्रीय मंत्रीपद तुम्ही बरोबर ठेवता? अरे लात मारायला पाहिजे होती असल्या केंद्रीय मंत्रिपदावरती. बाळासाहेब असते ना, कधीच लात मारली असती. वैसे राज साहब, इसके जवाब में घोषणा पत्र में उद्धव जी ने कहा था कि सियासत फुटबॉल नहीं है, मगर मेरा सवाल आपसे ये है। क्या? सियासत फुटबॉल नहीं है, क्योंकि आप लात मारने की बात कर रहे थे। मेरा सवाल आपसे ये है यहां पर कि क्या कोई इस वक्त पर्दे के पीछे कोशिश कर रहा है आप दोनों को साथ लाने की? कोई महाराष्ट्र रंगमंच की पृष्ठभूमि की कोई शख्सियत है जो आप दोनों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं? आज इस बात का आप खुलासा करना चाहेंगे? देखिए, एक तो राजनेताओं के ऊपर विश्वास नहीं होता लोगों का, तो अगर मैं ना कहूं तो भी आपका विश्वास नहीं होगा। नहीं, मेरा बहुत सीधा सवाल था आपसे। वही बोल रहा हूं मैं। ऐसा कोई ना पर्दा है और ना कोई कोशिश कर रहा है, और अगर कोई कोशिश कर रहा है तो मुझे नहीं मालूम कौन कोशिश कर रहा है। अगर मैंने जब मेरा पहला भाषण जब दिया था इस विधानसभा का जी, तो उसमें मैंने, देखिए, आपको ये मेरा स्वभाव है और मैं इस तरह से मैं काम करता हूं। आपको मेरी बात पसंद आए या ना आए, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसे ही है। देखिए, मैं किसी भी सत्ता के लिए किसी के सामने लाचार नहीं रहूंगा, बिल्कुल नहीं हूंगा। और बाकी रही बात किसी को साथ आने की, अगर महाराष्ट्र अगर बड़ा होता है, बड़ा हो सकता है, तो देखिए, किसी का ईगो, किसी के झगड़े, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। इन सारी चीजों से मुझे लगता है महाराष्ट्र बहुत बड़ा है। एक मिनट। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, और महाराष्ट्र को हमको बड़ा करना है, आगे लेके जाना है। जो मैं हर वक्त मेरी पहली सभा में मैंने कहा था कि दुनिया को गर्व हो महाराष्ट्र को देख के, अभिमान हो कि भाई स्टेट कैसे होना चाहिए, ये मेरा सपना है। अगर वहां तक मुझे महाराष्ट्र को लेके जाना है तो कौन साथ में आता है और कौन साथ में नहीं आता, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगला सवाल लेते हैं। सर नमस्ते, मेरा नाम हरी सिंह राजपुरोहित, मुंबई के प्रातःकाल अखबार से हूँ। मेरा आपसे सीधा सवाल है, आप हर कौन सा अखबार? प्रातःकाल। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि आप हर सवाल का बेबाक से जवाब दे देते हैं, लेकिन आप इस सवाल का कभी जवाब क्यों नहीं देते कि मराठी माणूस का मुद्दा
पीट रहा है, सत्ता आपके दरवाजे पे खड़ी है, उसको आपको छोड़नी पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ठाकरे बंधु एक साथ क्यों नहीं आ रहे? ऐसा क्या राज छुपा हुआ है कि सारी चीजें त्यागने के बाद भी आप न तो ये राज बता रहे हैं न साथ आ रहे हैं? देखिए, अगर आना है तो आएंगे भी, लिख लो। लेकिन बात यह है कि आप हमें क्यों सवाल पूछ रहे हैं? ये हमारे दोनों के बीच की बात है ना। नहीं, पत्रकार की मजबूरी है सवाल करना सर। मैं पत्रकार की मजबूरी है सवाल करना। नहीं, बात पत्रकार की मजबूरियां नहीं है, इसमें बात है न्यूज की टीआरपी की। चलिए वही समझ लीजिए, मगर मजबूरी है सवाल करना। मैं उनके लिए बोल रहा हूं, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं। क्या है, अभी हमको न्यूज़पेपर के लिए भी टीआरपी वर्ड यूज करना पड़ता है। लिख लो। अगला सवाल। एक मिनट, अगला सवाल। राज, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपने कहीं कहा था कि शिवसेना ने भाजपा को जानने में गलती कर दी। आपको 6 महीने पहले से ही पता था कि ये गठबंधन टूटेगा। देखिए, मैं इसका तो आपको कुछ इंडिकेशन मिले होंगे। जी देखिए, मैं जो उद्धव ठाकरे पढ़ नहीं पाए। जी, मैं थोड़ा विस्तार से इसका जवाब दूंगा। जब लोकसभा इलेक्शंस हुए उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में ये सारी चीजें शुरू थी, और ये आज नहीं है। लोकसभा इलेक्शन के पहले भी, लास्ट इलेक्शन में भी, अगर 1999 में जब इलेक्शन हुई थी, जब कांग्रेस अपना सेना भाजपा की सरकार नहीं आई थी, बराबर, क्यों नहीं आई थी? 99 में नहीं आई, 2004 में नहीं आई, 2009 में नहीं आई, और इनका जो आंकड़ा था वो नीचे 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 आते रहा। क्यों आते रहा? क्योंकि उस वक्त से ये एक दूसरे के सीटें गिराते रहे। ये साथ में रिलेशन नहीं था। 99 के बाद इनके बीच में रिलेशन रहा ही नहीं। वो सिर्फ एक डील था, वो सिर्फ एक एडजस्टमेंट थी। किसी के भी मन में ये नहीं था कि हम लोग अलायंस साथ में रखें। बस सत्ता के लिए वो एक एडजस्टमेंट थी। और ये तो आपको याद होगा, मैंने लास्ट लोकसभा इलेक्शन में मैंने किसी आपके यहां पे कहा था या और किसी चैनल पे कहा था, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने उस वक्त कहा था इनकी डिवोर्स पेपर कोर्ट में पड़े हुए हैं, कभी भी डिवोर्स हो सकता है। हो गया। और बात रही इनकी समझने की या ना समझने की, मैं बाहर से समझ सकता हूं कि ये टूटेगा, ये टूटने वाला है। तो जिन दो पार्टियों के रिलेशंस टूटने वाले हैं उनको नहीं पता चलता, उनको नहीं समझ में आता। और आपको एक थोड़ा समय भी मिलता, आपके हाथ में एक समय मिलता जी, जब आपको कौन बोल करते रहे जी। क्या बोल रहा था मैं? सॉरी। नहीं, आपको समय की बात। आप मुझे बताइए कि फॉर्म जो भरना होता है उम्मीदवार का, वो तो प्रोसेस शुरू हो गई थी। 27 तारीख आखिरी दिन था। बराबर 25 तारीख को इनका अलायंस कैसे टूटता है? चलो टूट गया, इसका मतलब यह है कि किसी को कुछ नहीं मालूम है, बराबर है। 2 दिन में इनके पास सारे उम्मीदवार थे, इनके पास सारे एबी फॉर्म रेडी थे, सबको एबी फॉर्म दे चुके थे, यानी तैयारी तो पहले से थी। तो आप लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हो? मेरी बात तो सिर्फ इतनी ही थी कि अगर आपको पता चला था कि ये टूटने वाला है तो पहले से तोड़ क्यों नहीं दिया आपने? क्योंकि एंड तक इनकी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट चल रही थी। इसमें ना महाराष्ट्र था, ना महाराष्ट्र का हित था, ना महाराष्ट्र कोई प्रश्न थे, और कुछ नहीं था। चलिए, क्या ये मुझे लगता है कि अगर ये चुनाव के बाद यही तो गलती है ना, यानी ये आम जनता को ये बेवकूफ बनाते रहते हैं। पहले टूटते हैं, बाद में जुड़ते हैं। आप सिर्फ वोट करते रहो, इनको जुड़े तो भी वोट करते रहो, टूटे तो भी वोट करते रहो। यानी ये शरद पवार जी ने जब सोनिया जी का मुद्दा उठाया था, विदेशी का मुद्दा उठाया, उसके ऊपर से उन्होंने एक पार्टी खड़ी की 99 में। इलेक्शन हो गए, बाद में वापस साथ में। ये क्या तरीका है? पहले गालियां देते हैं, बाद में एक साथ आते हैं।
और यहीं अगर चलते रहेगा, अगर ये राजनीति है, तो मुझे वो राजनीति मंजूर नहीं है। राज साहब एक सवाल, इसलिए ना मैं किसी के साथ अलायंस में जाता हूँ, ना मैं किसी की पार्टी को मैं साथ में लेके जाता हूँ। मैं जो चल रहा हूँ अकेले चल रहा हूँ, और वही सबसे ठीक है। चलिए अगला सवाल। राज साहब, ये मेरा सवाल फिर से वापस दोनों भाइयों पे है। जब भी दोनों भाइयों की बात होती है तो आप कहते हो कि हम पे छोड़ो। सवाल आप पे छोड़ने का नहीं है, क्योंकि ये कोई कलानगर के बंगले का डिवीजन नहीं है। ये पूरे मराठी की अस्मिता, महाराष्ट्र का विकास, महाराष्ट्र का भविष्य, इसको लेके जुड़ा हुआ है। यदि पिछली बार आपकी पार्टी अलग नहीं होती तो हो सकता है शायद यूपी, ये जो गठबंधन था यहाँ पे कांग्रेस और राष्ट्रवादी का, वो सत्ता में नहीं आता। महाराष्ट्र के भविष्य के साथ ही सवाल जुड़ा है, इसलिए बार बार ये पूछा जाता है। और एक दूसरा सवाल, आपने कहा कि मैं सत्ता का बिल्कुल लालची नहीं हूँ, तो ऐसी क्या मजबूरी थी नासिक में कि आपको ने जिन लोगों को भ्रष्ट कहा उन्हीं के साथ हाथ मिला के आपको आपका कारपोरेशन बचाना पड़ा? हो गया। पहली बात तो उन्होंने सपोर्ट किया है, मैंने सपोर्ट नहीं किया। बात एक, उनको कोई सीटें नहीं दी मैंने, ना डिप्यूटी मेयर का पोस्ट दिया है, ना और कोई पोस्ट दिए। अगर मुझे कोई सपोर्ट करता है करने दो, अगर निकालता है निकालने दो। मुझे कोई जरूरत नहीं है इन सारी चीजों से। अगर सामने वाला अगर मुझे सपोर्ट करता है करे, किसी को नहीं करना है, मेरे हाथ से सत्ता जाती है, जाए। लाचार बन के नहीं गया था उनके सामने, मैं हाथ जोड़ के नहीं गया था, पांव नहीं पड़े उनके कि मुझे सत्ता में रहना है, मुझे मेयरशिप रखनी है, इसलिए आप मुझे सपोर्ट करो। मैं नहीं गया था। और दूसरी बात भाइयों की है, हम लोग तय करेंगे। आप बार बार ये सवाल मत पूछिए। आपसे ज्यादा हमें महाराष्ट्र की चिंता है, और इस महाराष्ट्र को कहां लेके जाना है और इसका क्या करना है, हम लोग तय करेंगे। नहीं, मगर अशोक, जब इसका समय आएगा तब समय आएगा। नहीं, जो एक पहलू इन्होंने उठाया है कि कांग्रेस एनसीपी की सरकार आई, उसमें एक बहुत बड़ा कारण यह था कि आपका मोर्चा विमुक्त था, अलग था शिवसेना बीजेपी से। 99 ये एक पहलू है, ये एक पहलू जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। राज साहब, हो गया। मैंने तो इलेक्शन 2009 की लड़ी ना, 2004 में तो नहीं लड़ी था, तब मेरी पार्टी भी नहीं थी ना, तब भी इनके हाथ में सत्ता नहीं आई। 99 में भी मेरी पार्टी नहीं थी ना, तब भी इनके हाथ में सत्ता नहीं आई। इनकी गलतियों के कारण आप वो जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो? वो बोझा आप मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो? पिछली देखिए, बात ऐसी होती है कि एक राजनीतिक इतिहास जो होता है वो किसी को मालूम नहीं होता पहले क्या हुआ है। बस पूछने के लिए सवाल, ठीक है। राज ठाकरे सामने बैठा है, कुछ भी सवाल पूछ लो, थोड़ी हिस्ट्री तो देखो उसकी। उस इतिहास को देखा जाए, यदि इतिहास में यही माने कि कभी नहीं आए, तो फिर इतिहास में भाजपा को भी पूर्ण बहुमत कभी नहीं मिला था, लेकिन एक लोकसभा में मिला। राज साहब, लोगों का परसेप्शन बदलता है। आप इतिहास की बार बार दोहरा के ये नहीं कह सकते कि इस बार शायद आप नहीं होते तो सत्ता में भी नहीं आते। देखिए, बात ऐसी है, आज अगर उनको अगर ये एक समय था, आज बराबर है कि कांग्रेस एनसीपी को हटाओ और ये सत्ता में आ सकते थे। क्या किया इन्होंने? युति तोड़ दी। गलती उनकी, सवाल मुझे करेंगे। चलिए अगले सवाल का रुख करें। आप उनको पूछिए कि अगर कांग्रेस एनसीपी को हटाना था तो युति क्यों तोड़ दी, अलायंस क्यों तोड़ दिया? अगला सवाल। राज जी, मेरा नाम जितेंद्र दीक्षित है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका स्टैंड विदर्भ और बेलगांव को लेकर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, क्योंकि मुझे इसमें विरोधाभास नजर आता है। कल ही आपने अपने एक भाषण में बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाया कि बीजेपी के लोग तो अभी भी अलग विदर्भ की बात कर रहे हैं। 2011 में आपका एक बयान है जिसमें कि आप ये कह रहे हैं कि बेलगांव के लोग अगर कर्नाटक में ही सुखी हैं, अगर उनकी हालत विदर्भ के जैसे लोगों की होनी है तो फिर उनको कर्नाटक में ही रहने दो। जी, सवाल क्या है? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इसमें जो संयुक्त महाराष्ट्र की बात है, आप एक तरफ विदर्भ को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि वो देखो बीजेपी वाले अलग करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप खुद ही बोल रहे हैं कि बेलगांव के लोग जो है अगर अलग जाना चाहते हैं तो चले जाएं। तो अच्छी बराबर बात है ना। गलत बात क्या है? मुझे समझ में नहीं आया, आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आया। मैं चाहता हूं अगर विदर्भ महाराष्ट्र में है तो उसको अलग करने की जरूरत नहीं है।
आज इतने साल हुए हैं जहां पे बेलगांव, कारवार, निपाणी, ये सारी जो मराठी एक विभाग है वहां पे, जो बहुत सालों से चल रहा है कि महाराष्ट्र में आना चाहते हैं वो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप बाजू वाले स्टेट में हैं, ठीक है, उनके ऊपर आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, जो वहां पे रहते हैं उनके ऊपर आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप उस राज्य में रहते हैं तो शांति से रहिए। महाराष्ट्र के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए हैं। आज भी विदर्भ चिल्ला रहा है, आज भी मराठवाड़ा चिल्ला रहा है, कोंकण चिल्ला रहा है कि हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है, बाकी सारी चीजें नहीं हो रही है। यानी कि आज जो महाराष्ट्र है वो आक्रोश कर रहा है कि हमारे प्रॉब्लम्स अभी तक खत्म नहीं हुए। अगर बाहर के राज्य से और वहां पे अगर आएंगे तो वहीं पछताएंगे कि हम लोग कहां आ गए। इससे अच्छा है कि आप वहां रहो। उस राज्य के साथ मैं बात करूंगा कि इनको आपको जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, वो आपके राज्य के हैं। जैसे आज गुजरात में अगर बड़ौदा में देखेंगे तो वहां पे आप लाखों मराठी लोग रहते हैं, गुजरात के बन के रह रहे हैं। महाराष्ट्र में रह रहे हैं बहुत सारे लोग। तो वैसे अगर बाजू वाले स्टेट में अगर रहते हैं तो मुझे लगता है शांति से रहो जी। लेकिन वहां का जो राज्य का जो कोई प्रमुख होगा या उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वहां की जो पुलिस होगी, वो उस रहने वाले लोगों के ऊपर जोर जबरदस्ती ना करे। सो ना महाराष्ट्र तोड़ने की जरूरत है, ना और कोई प्रांत साथ में लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हर एक स्टेट के प्रॉब्लम्स रोज के बढ़ते जा रहे हैं और कहां ले और लोग। चलिए अगला सवाल। राज ठाकरे, मेरा नाम अभिमन्यु शितोले है और मैं नवभारत टाइम्स अखबार से हूँ। मेरा सवाल ये है कि एक तरफ तो आप अखंड महाराष्ट्र की बात करते हैं, अखंड महाराष्ट्र के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, दूसरी तरफ अलग विदर्भ के लिए जो सबसे ज़्यादा क्रेजी हैं इस समय नितिन गडकरी जी, उनके साथ आपकी दोस्ती है, आप नागपुर में जाके उनसे गुपचुप मुलाकात करते हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं, ये क्या समीकरण है? देखिए, मैं गुपचुप किसी को मिलता नहीं हूं। क्या अफेयर है क्या? अगर मिलना है तो मैं सामने मिलता हूं, सबके सामने मिलता हूं। मगर उस अमरावती मुलाकात का राज क्या है? अरे क्यों मुलाकात हुई थी और क्या उसकी सियासी वजह क्या है? देखिए, जब आप इलेक्शन कैंपेन करते हैं तब आप ये आचार संहिता जब लगती है, आप सर्किट हाउसेस, गेस्ट हाउसेस यूज नहीं कर सकते। आप जहां पे जाते हैं वहां पे होटल में रहना पड़ता है। अभी जो इंटीरियर ऑफ महाराष्ट्र में ऐसी बहुत सारी जगहें कम है जहां पे अच्छे होटल्स हैं, ओके, ठीक सारे होटल्स हैं। तो मुझे नहीं मालूम था, मेरी बीवी ने मुझे फ़ोन करके बोला। देखिए, मैं सुबह ट्रेन से गया था, मैं कुछ 7, साढ़े 7 बजे, 8 बजे पहुंचा होटल में। होटल में पहुंचने के बाद कुछ 9, साढ़े 9 बजे मेरी बीवी का फ़ोन आया कि टेलीविज़न पे न्यूज़ चल रही है, तुम्हारे होटल में गडकरी है। मैं बोला, होंगे, मुझे नहीं मालूम था। तब तक आप लोगों ने सब शुरू कर दिया, एक ही होटल में छुप के मिल रहे हैं वगैरह वगैरह, सब स्टार्ट कर दिया था। ना मैं उनको मिला, ना हमारी कोई बात हुई। अभी वो रात को कहीं से आए होंगे, कैंपेन करके रह रहे होंगे। अभी बहुत बार ऐसे होता है कि मैं अगर कहीं जाऊं और वहां पे अगर एक जगह पे, तो ऐसे भी हुआ था, मैं और उद्धव एक साथ एक ही होटल में थे। अभी जगह कम होती है, होटल कम होते हैं, एक जगह पे हो सकता है, आ सकते हैं आप एक साथ। इसका मतलब जरूरी नहीं कि पॉलिटिकली बात हो। आपका सवाल, अलग विदर्भ की का विरोध करते हैं और नितिन गडकरी अलग विदर्भ का समर्थन कर रहे हैं, यही उनका एजेंडा है, इसी एजेंडे पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आपकी उनसे दोस्ती है। आप लोगों की जब बीच आपस में बात होती है तो इस मुद्दे पे टकराव तो होता ही होगा ना? तो ऐसी बात ही नहीं होती हमारी राजनीतिक बात ही नहीं। नितिन गडकरी जी मेरे 25 साल से दोस्त है, आज नहीं। और हमारी दोस्ती कोई राजनीतिक दोस्ती नहीं है। और मुद्दा रहा स्वतंत्र विदर्भ का, तो अगर शुरू से देखा जाए तो स्वतंत्र विदर्भ के लिए शिवसेना का विरोध है और स्वतंत्र विदर्भ के लिए भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट है। वो 25 साल से अलायंस में थे, मेरी दोस्ती से आपको क्या प्रॉब्लम है? तो वो तो अलायंस में थे, एक साथ थे, सत्ता में थे। और हमारी जब बात होती है तो वो बात राजनीतिक नहीं होती। अभी नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे, आपका नंबर दीजिए मुझे, मैं आपको बुलाऊंगा। आप जैसे लॉन टेनिस की मैच देखते वैसे ऐसे 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 देखते रहिए, फिर आपको पता चलेगा वैसी कोई बात नहीं होती वहां पे।
चलिए अगला अभिमन्यु जी आपके पास सॉरी चलिए अब अगला सवाल। सर सुभाष तळेकर मुंबईचे डबेवाले, आपल्याला सप्रेम नमस्कार। नमस्कार। सर मराठी आदमी का रोजगार परप्रांतीय छीन रहे हैं। हमें ऐसा लगता है मुंबई के डब्बे वाले को और हर मराठी आदमी को ऐसा लगता है कि इस भूमिपुत्र की लड़ाई जो है, उस लड़ाई में अगर दो ठाकरे बंधु साथ में आते हैं तो लड़ाई को अंजाम मिलेगा। आपने बताया वो समय, वो घड़ी, हम पूछना चाहते हैं वो कब आएगी, क्योंकि महायुति टूटने के बाद हमें सुनाई दिया था कि उद्धव साहब ने आपको फोन किया था। जरा उसके बारे में बता सकते हैं आप? क्या फोन पे क्या बात हुई? कहाँ घुस रहे अंदर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है साला। देखिए, जब उद्धव की तबीयत ठीक नहीं थी तब किसी फोन की जरूरत नहीं, मैं खुद वहां पे जाके हॉस्पिटल में खड़ा रहा। हुआ ना? राजनीतिक बात अलग होती है, एक भाई एक बात अलग होती है। अगर ये दो चीजें अगर आप साथ में लाते हैं तो मुझे लगता है कि वो आपकी सोच है। जब बाला साहब बीमार थे तब भी मैं वहां पे खड़ा हुआ, जब उद्धव बीमार था तब भी मैं वहां पे खड़ा हुआ, और उसके बाद ना मैंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रेस में या बाहर आके मैंने आज तक उस चीज के बारे में कभी बात नहीं की, क्योंकि वो मेरी पर्सनल बात है। ठीक है? वैसे जब मैं अभी इलेक्शन के पहले में एक 15-17 दिन 20 दिन में जब मैं बीमार था तो मेरे जो हमारे मामा जो है उन्होंने उसको कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो उसने मुझे फ़ोन किया, बस तबीयत पूछी कैसे है, और उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बात नहीं कर सकता था, मेरी आवाज़ नहीं बाहर आती थी, क्योंकि मैं अगर बोलने जाऊं तो मुझे खांसी आती थी। यानी उस समय मैं जब बीमार था तब लता जी ने मुझे फ़ोन किया था, मैंने हेलो बोला और मेरी खांसी शुरू हो गई, वो कुछ बोल ही नहीं पाई। वैसे उन्होंने जब मुझे फोन किया उद्धव ने कि काय रे कसा है, तो जब मैं बोलने गया तो मुझे खांसी शुरू हुई, तो बोला कि भाई ठीक है मैं बाद में फोन करता हूं। बस इतनी बात हुई, हमारे डिब्बे में इतना ही था। राज साहब उद्धव जी को आदित्य पे बेतहाशा विश्वास है। बीजेपी के साथ भी जब संवाद चल रहा था तो आदित्य ने लगातार नुमाइंदगी की। मुझे उसके ऊपर बात नहीं करनी। आदित्य की काबिलियत पर आपको कुछ टिप्पणी नहीं है? मुझे उसके ऊपर बात नहीं करनी है, आप ज्यादा अंदर मत जाइए अभी। चलिए अगला सवाल। सर मेरा नाम वैभव है। कौन? मेरा वैभव। हाँ। सर मेरा सवाल यह है कि महाराष्ट्र जो इंडस्ट्री में बहुत पहले आगे हुआ करता था, जो अभी पिछले 15 सालों में पीछे हो चुका है, तो आपके पास ऐसा क्या है जो आप 15 सालों में जो आप इंडस्ट्रीज को महाराष्ट्र में वापस नंबर 1 पे ला सके? जितना भी इंटरव्यू हुआ उसमें से पहला अच्छा सवाल आया। थैंक यू वेरी मच। देखिए, बात है एक वातावरण की। अगर इंडस्ट्री पीछे नहीं जा रही है, महाराष्ट्र पीछे नहीं जा रहा है, महाराष्ट्र बहुत आगे है। यानी कि महाराष्ट्र को अगर कॉम्पीट करना है बाकी राज्यों को तो बहुत साल लगेंगे। महाराष्ट्र बहुत आगे है, लेकिन आज महाराष्ट्र की स्थिति स्टैंड स्टिल हुई है। यानी कि एक क्या कहते हैं उसको, एक रुकावट सी आ गई है उसे, और इसलिए आई है क्योंकि जो हमारे यहाँ का जो राजनीतिक पार्टियां हैं, एक तो इंडस्ट्री को लूटने का काम, उनको परमिशन के लिए अगर जाएं तो उसमें बहुत सारे लोग हैं पार्टनरशिप मांग रहे हैं, उसमें पैसे मांग रहे हैं। यानी वो इंडस्ट्री खड़ी करेगा या इनको पैसे देते रहेगा। और बात रही है कि लैंड एक्विजिशन की, सबसे बड़ी बात तो लैंड एक्विजिशन में आती है, और लैंड एक्विजिशन में आज जिस तरह से राज्य को काम करना चाहिए उस तरह से काम नहीं होता। मंत्रियों को जमीनें मिलती है लेकिन इंडस्ट्री को जमीन नहीं मिलती, और ये सब मंत्री जमीन लेके रखते हैं और बाद में इंडस्ट्री को बेचते हैं। ये इनको धंधा करना है, सिर्फ महाराष्ट्र की लैंड का धंधा करना है। अगर इन मंत्रियों के पास अगर ये जो एमएलए जो है इनके पास अगर आप जमीन देखेंगे तो किसी के पास 5,000 एकड़ जमीन, किसी के पास 7,000 एकड़ जमीन, 8,000। आज देखिए मुंबई एयरपोर्ट जो नया लाना चाहते हैं, अभी तक जमीन अक्वायर नहीं हो पा रही है, क्योंकि क्या बता रहे हैं किसानों की जमीन है। किसानों की जमीन तो इतनी सी है, बाकी जमीन इन लोगों की है। भाव बढ़ा के चाहिए, सारी चीजों में इनको धंधा करना है। इनको
आज तो ऐसी हालत है महाराष्ट्र सरकार की, जो कोई इंडस्ट्री डालने जाए या कहे कि मुझे इंडस्ट्री डालनी है महाराष्ट्र में, पार्टनरशिप मांग लेते हैं। कौन देगा इनको पार्टनरशिप? इंडस्ट्रियलिस्ट खुद अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, सारी चीजें वो करेगा, और सिर्फ परमिशन के लिए इनको पार्टनरशिप दे। अगर यहां पे मेरा राज आए, मुझे लगता है कि किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को, इंडस्ट्री मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को मिलने की जरूरत भी नहीं है। एक एप्लीकेशन कर ले, उसके ऊपर ये सारी चीजें हो जाएंगी। ये जो इंस्पेक्टर राज बोलते हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों को जो लूटते रहते हैं, 15-15, 20-20 जो इंस्पेक्टर्स बाकी आते हैं, ये सारी चीजें मैं बंद कर दूंगा महाराष्ट्र में। चलिए, इसी पर राज साहब हम लेते हैं इस कार्यक्रम का हमारा आखिरी सवाल। ये हाथ ऊपर कर रहे हैं कुछ। बीजेपी को सीटें कम पड़ी तो मदद करेंगे? भारतीय जनता पक्षाचा काय भरोसा? हेच एक महिन्यापूर्वी सांगायला पाहिजे होतं भारतीय जनता पक्षाला, तुमच्या मनामध्ये मला काळं भेर दिसतंय, मला तुमच्याबरोबर युती नको, लाच मारतो मी या गोष्टीला। तो राज साहब, ये तेवर चुनावों के बाद भी रहेंगे फुटबॉल वाले, जैसे कि उद्धव साहब ने कहा था? बीजेपी को लेकर पहली बात यह है कि आपको किसने कहा कि बीजेपी सत्ता के नजदीक जा रही है? आज जो महाराष्ट्र में स्थिति है, आज इस स्थिति को कोई समझ में नहीं आ रहा है किसी को, और आप टेलीविजन पे दिखा रहे हैं कि बीजेपी को आप समर्थन करेंगे। बीजेपी का संबंध क्या है? आज किसी को नहीं मालूम किसको कितनी सीटें आएंगी और क्या होगा। तो बात समर्थन की है ही नहीं। जब मैं इलेक्शन लड़ता हूं, देखिए, जब भी मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो मैं अपने बलबूते के ऊपर इलेक्शन लड़ता हूं, और मैं चाहता हूं मेरा कैंपेन ऐसे हो जिससे मुझे बहुमत मिले। मेरा कैंपेन की मेरी सोच जो होती है, जरा तुम्ही मध्ये मध्ये हात करू नका, मी तुम्हाला देतो, सांगतो त्यांना। तो वो जो मेरी सोच है, वो मैं पूरी तरह से मैं झुक के काम करता हूं, झुक के, कि मैं बस मुझे हाथ में ये, मुझे इस राज्य की सत्ता दो। मेरे दिमाग में कभी ऐसी बात आती ही नहीं कि मैं कल क्या स्थिति होगी, मैं किसको सपोर्ट करूंगा, मुझे कौन सपोर्ट करेगा। ऐसी सोच लेके अगर आप इलेक्शन लड़ते हो तो मुझे लगता है आप पहले से हारे हुए हो। और ये मैं ऐसी मन में हार लेके मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। अगला सवाल। मैं उमाकांत देशपांडे लोकसत्ता न्यूज़पेपर से हूँ। आपको ऐसे लगता है कि इस चुनाव में मराठी और अमराठी का मुद्दा ज़्यादा महत्वपूर्ण बनते जा रहा है, और अगर ऐसे होगा और पोलराइजेशन होगा तो कौन सी पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा? और दूसरा सवाल कि अगर आपको बहुमत नहीं मिलेगा तो आप कौन से दल को ज़्यादा नज़दीकी मानते हैं, किससे आपका सहयोग हो सकता है या मदद हो सकती है? जो सवाल उन्होंने पूछा था मुझे, वही है जो मुझे सपोर्ट करेगा, लेकिन मैं सत्ता के लिए लाचार नहीं बनूंगा। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र की ग्रोथ के लिए, महाराष्ट्र के उत्कर्ष के लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, और उस वक्त वैसी स्थिति में अगर कोई मुझे सपोर्ट करता है तो कौन करे सपोर्ट। लेकिन आज की जो स्थिति है, जो इन 4 पार्टियों ने जो खड़ी की है, इसमें ना महाराष्ट्र का विकास है ना बाकी सारी चीजें। इनकी जो यूटी और अलायंस, इनकी जो अलायंस टूटे हैं, बस मुझे सीटें कितनी मिलेगी, मैं कौन से पद पे जाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा, इसके ऊपर इनके अलायंस टूटे हैं। तो आगे इस इलेक्शन में क्या होगा, मुझे लगता है कि मैं एक पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं कि इस महाराष्ट्र की जनता, क्योंकि क्या है, देखिए, महाराष्ट्र को आज 55 साल हुए। उस 55 साल में, या देश को देखिए आप, 67 ईयर बराबर ना, 67 साल हुए इस देश में, और महाराष्ट्र में सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही चल रहे हैं ना। इस पार्टी का गवर्नमेंट, उस पार्टी का गवर्नमेंट, बस एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, और दिन ब दिन देखे जाए तो महाराष्ट्र नीचे 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 आते जा रहा है। अगर एक्सपेरिमेंट ही करना है तो एक राज ठाकरे का एक्सपेरिमेंट करके देखो, इससे नीचे तो नहीं जाएगा। चलिए, बस यही उम्मीद लेके मैं महाराष्ट्र में जा रहा हूं। चलिए, मेरे पास इतना ही वक्त है। राज साहब, क्या जनता राज ठाकरे में विश्वास करने को तैयार है? बड़ा प्रश्न यही है। तो घोषणा पत्र में आज थे हमारे साथ राज ठाकरे। इसी तरह से घोषणा पत्र में खास मेहमानों का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहां तशरीफ लाने के लिए, और राज साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।